नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका युवाणी स्टडी पॉइंट में। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा नीतियाँ। यहाँ पर शिक्षा नीतियाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जो है आज के वीडियो में तीनों शिक्षा नीतियाँ जो है हमारी उन पर डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कशन इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में तीनों शिक्षा नीतियों से जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। तो इसलिए सिर्फ 2020 की ही जो शिक्षा नीति है उसको देखना जरूरी नहीं है, उससे जो पुरानी शिक्षा नीतियाँ हैं उन पर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपके लिए ये संपूर्ण वीडियो बनाया गया है जिसमें हम तीनों शिक्षा नीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए क्या है कि इसको आप पूरा देखिए। पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप नोट करने में लगे रहें। आपको क्या करना है, समझना है और पूरा इसको देखते रहिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। और इसके पूर्व में जो है वो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और उसमें 1992 में 1992 में संशोधन किया गया था या अमेंडमेंट किया गया था। और आज़ादी के बाद केवल दो ही शिक्षा नीति बनी है, जो बनी है 1968 में पहली बनी थी और दूसरी बनी थी 1986 में। और 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन किया गया था 1992 में। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि आज़ादी के बाद केवल दो ही शिक्षा नीति बनी थी। कौन सी बनी थी? एक 1968 में आई थी, दूसरी आई थी 1986 में। जो 1986 में आई थी उसमें 1992 में संशोधन किया गया था। और 1992 में संशोधन करने के बाद ही कई जगह आपने देखा होगा कि इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है, 1986 स्लैश ये 92 करके। देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है 1968 में शिक्षा नीति बनी थी, मतलब पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में। और यह जो नीति थी वो बनाई गई थी कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर। 1964 से 1966 के बीच में कोठारी कमीशन का गठन हुआ था और कोठारी कमीशन ने जो सिफारिशें दी थी उसके आधार पर ये जो 1968 की जो शिक्षा नीति थी, पहली शिक्षा नीति, वो बनाई गई थी। और इस नीति को तत्कालीन इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने लागू किया था। किसने लागू किया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पहली शिक्षा नीति को किस सरकार में या किस तत्कालीन सरकार में लागू किया गया था। तो वो बनता है इंदिरा गांधी की सरकार में। देखिए, यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें इसलिए कलेक्ट की हैं क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है, हो सकता है अगर रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए तो अगर आपका कोई इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाने हैं। क्योंकि शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन तो हर कोई कवर करके जाएगा, लेकिन शिक्षा नीतियाँ जो हमारी पहले हैं, मतलब 1968 की है, उसके बारे में बहुत से कम ही एस्पिरेंट होंगे जो पूरा उसको भी पढ़ करके जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये कवर किया है ताकि आपका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से कुछ भी छूटे ना। देखिए, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराना। देखिए, शिक्षा नीतियों में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कब वो लागू हुई थी, किस कमीशन की सिफारिशों पर लागू हुई थी, किस सरकार ने लागू की थी और उनका उद्देश्य क्या था। देखिए, वहीं जो देश की दूसरी शिक्षा नीति थी वो मई 1986 में मंजूर की गई थी और जिसको तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाया गया था। और जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसमें क्या था, कंप्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जुटाने पर जोर दिया गया था। और इस शिक्षा नीति को 1992 में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उनने संशोधित किया था। और इसको 1986/92 1986/92 का नाम दिया था। तो ये क्या है कि अब आपको याद रखना है कि जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो आई थी मई 1986 में, तत्कालीन सरकार थी राजीव गांधी। इसमें क्या था, कंप्यूटर और पुस्तकालयों जैसे संसाधनों को जुटाने पर जोर दिया गया था। और इस शिक्षा नीति को 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संशोधित किया था। उसके बाद इसे 1986/92 का नाम दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और कई बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि शिक्षा नीति 1986 का इस तरह से नाम क्यों लिखा जाता है कि 1986/92। तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे संशोधित किया गया था और उसके बाद इसका नाम जो है वो 1986/92 दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में देश के सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने पर मुख्य जोर था। मतलब 1968 में क्या जोर दिया गया था कि सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, इस पर उनका मुख्य जोर था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में केंद्र सरकार ने कुछ सिद्धांत तय किए थे जो क्या है, निम्न है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। ये जो किया गया था, कब किया गया था, 1968 में।
कि अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारण के लिए शिक्षक को है सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, और इसीलिए क्या है कि शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए, किसमें, समाज में सम्मान मिलना चाहिए, और इसके लिए उनकी योग्यता और प्रशिक्षण बेहतर होना चाहिए। शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण बेहतर होगा तभी उनको समाज में सम्मान मिलेगा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जो शिक्षक है वो योग्य हो और अच्छे तरीके से प्रशिक्षित भी हो। देखिए, इस नीति में भारतीय भाषाओं के साथ ही विदेशी भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया था। 1968 की जो नीति थी उसमें क्या है, भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया था। और शिक्षा की संरचना पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। जो संरचना है शिक्षा की वो पूरे देश में भी एक समान होना चाहिए। उसके लिए क्या किया था कि उच्च माध्यमिक से कॉलेज स्तर तक 10+2+4 पैटर्न होना चाहिए। 1968 की जो नीति थी, शिक्षा नीति, उसमें यह पैटर्न आया था, 10+2+4 पैटर्न आया था। अब देखिए, आधुनिकरण पर केंद्रित रही थी 1986 की नीति। 1986 की जो नीति थी वो आधुनिकरण पर क्या रही थी, फोकस्ड रही थी या केंद्रित रही थी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित किया गया था, और इस शिक्षा नीति में आधुनिकरण और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर रहा था। देखिए, इस शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने पर रोक लगाने पर भी जोर दिया गया था। देखिए, ज़्यादातर क्या होता था कि प्राथमिक स्तर पर ही जो बच्चे थे वो स्कूलों को छोड़ देते थे, मतलब या तो उनका नाम कटा लिया जाता था या किसी और कारणवश। आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो बच्चे इतनी सुविधाओं के बाद भी स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कोई खेतों पे काम करने के लिए चला जाता है, कभी कोई और मजदूरी करने के लिए चला जाता है। ऐसा है रियलिटी में आज भी कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में खाना खाने के लिए आते हैं, मतलब मिड डे मील के लिए आते हैं वहाँ पर, और मिड डे मील में भी उन्हें खाना अच्छा नहीं मिल पाता। ये कटु सत्य है एक तरह से कहा जाए। देखिए, अब क्या है कि देश में गैर औपचारिक शिक्षा के नेटवर्क को पेश किया जाना चाहिए, और साथ ही 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसमें जो दूसरा जो ध्यान दिया गया था वो क्या था कि पिछड़े वर्गों, दिव्यांग और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ये इनकी सिफारिशें थी। देखिए, नवीन शिक्षा नीति जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं पहले। देखिए, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और हमारे युवाओं को समर्थ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीतियां थीं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, और अब जो है काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं तब से लेकर के अब तक। तो इसलिए क्या है कि हमारे देश को एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। यहाँ पर क्या है कि उच्च सचिव अमित खरे ने बताया कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति बनाने का परामर्श जो है वो जनवरी 2015 में ही शुरू कर दिया गया था। देखिए, सबसे पहले क्या किया था कि ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक जमीनी स्तर पर परामर्श लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 खंड, 6,000 शहरी स्थानीय निकायों, 667 जिलों और 36 राज्यों या और केंद्र शासित प्रदेशों में एक बड़ी व्यापक समयबद्ध भागीदारी से नीचे से ऊपर परामर्श प्रक्रिया मई 2015 से अक्टूबर 2015 के बीच की गई। मतलब इन सब में क्या है कि एक परामर्श प्रक्रिया चालू की गई जिसके द्वारा सजेशंस मांगे गए थे, किसके लिए, नई शिक्षा नीति बनाने के लिए। देखिए, नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व मंत्रिमंडल सचिव जो हैं स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, और जिसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 27 मई 2016 को भी प्रस्तुत की थी। तो आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व मंत्रिमंडल सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया था, 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। और उस जो 5 सदस्यीय समिति है उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 27 मई 2016 को। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि प्रारूप जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 24 जून 2017 को सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था। देखिए, अब क्या किया था कि इस समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो भारतीय लोकाचार में निहित एक वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली के निर्माण की भी परिकल्पना करती है। अब देखिए, 1985 में जो है वो राजीव गांधी ने मंत्रालय का नाम बदला था। मतलब क्या किया था
लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की सिफारिश की गई थी। और 1985 में राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा था। मतलब कब चेंज हुआ था ये? 1985 में हुआ था। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए। अब क्या है कि उसी साल जो है पहले HRD मिनिस्टर जो थे, मतलब पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मिनिस्टर थे वो कौन थे? PV नरसिम्हा राव बने थे। और नई शिक्षा नीति 1986 भी आई थी। देखिए, भारत जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। भारत जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 1028 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल और 33 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं। कितने हैं? 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल और 33 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 1987-88 में यह अभियान चला था। और इसका उद्देश्य जो था वो था प्राइमरी स्कूलों में विभिन्न संसाधनों को बढ़ाना। प्राइमरी स्कूलों में विभिन्न संसाधनों को बढ़ाना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। बच्चों को पौष्टिक आहार, 1995 में प्राइमरी स्कूलों में उपस्थिति और संख्या बढ़ाने के लिए ताज़ा पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाने लगा। आपने सुना होगा कि मिड डे मील योजना थी, वो यही है कि 1995 में शुरू की गई थी, जिसमें प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न जो भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाने लगा। और वो भोजन इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले और जो उनके कुपोषण की भी जो समस्या है वो भी खत्म हो। साथ ही साथ एक तरह से ये एक लालच भी दिया गया कि जो बच्चे हैं, काफ़ी गरीब घरों से जो बच्चे हैं, वो बच्चे खेतों पे काम करने ना जा करके या इधर उधर ना जा करके स्कूलों में आएँ, जिससे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो साक्षर बने। सबको शिक्षा, देखिए इसको क्या कहा गया था? सर्व शिक्षा अभियान भी कहा गया था। वर्ष 2000 में अटल बिहारी सरकार थी उस समय, उसमें वर्ष 2000 में सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से आंदोलन चलाया गया था, जिसको कहा गया था शिक्षा का अधिकार या फिर सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़ें और सब बढ़ें। देखिए, अब जो है आते हैं नई शिक्षा नीति पर। नई शिक्षा नीति में क्या है कि शिक्षा को मजबूत बनाने के साथ साथ उसे सरल भी किया गया है, ताकि हर किसी की पहुंच रहे और किसी भी स्तर पर यदि कोई पढ़ाई बीच में छोड़ दे तो वो खाली हाथ ना बैठे। देखिए, नई शिक्षा नीति में पहली बार ऐसा किया गया है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। इससे क्या है कि शिक्षा के ढांचे में एक बहुत अहम सुधार भी माना जा रहा है। और इसके साथ ही 3 और 4 साल के 2 अलग अलग तरह के डिग्री कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इसमें क्या है कि नौकरी में रुचि रखने वालों को 3 साल का कोर्स करना होगा, जबकि शोध के क्षेत्र में रुचि रखने वालों को 4 साल का डिग्री कोर्स करना होगा। देखिए, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो है वो क्या है उसको देखते हैं। देखिए, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की खासियत यह है कि मौजूदा व्यवस्था में यदि 4 साल के बीटेक की पढ़ाई करने वाले छात्र किसी कारण से यदि आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसके पास क्या होता था कि कोई भी उपाय नहीं होता था। मतलब अगर वो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, अगर वो बीच में एग्ज़ाम छोड़ देता था, देखिए समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है या किसी और प्रकार की समस्या हो सकती है। उसके कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। जिस समय मैं बीटेक कर रहा था उस समय भी ऐसा हुआ था कि हमारे जो क्लास थी उसमें कई स्टूडेंट्स ने बीच में ही 1 साल या 2 साल पढ़ाई करके छोड़ दी थी। तो उनके साथ क्या हुआ था कि उन्हें ना तो किसी तरह की कोई डिग्री मिली, ना कोई डिप्लोमा मिला, ना ही कोई सर्टिफिकेट मिला। तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता था कि उन्होंने क्या किया। लेकिन अब क्या होगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट 1 साल के बाद परीक्षा या फिर कहा जाए कि कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर 3 व 4 साल के बाद अगर वो छोड़ता है तो उसे डिग्री मिलेगी। मतलब 4 साल तो कंप्लीट ही कर लेगा, लेकिन अगर 3 साल के बाद भी बीटेक छोड़ देता है तो उसे क्या होगा? डिग्री मिलेगी। इससे ऐसे छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनका किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छूट जाती है। देखिए, इसमें शिक्षा जो नीति है उसमें एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है कि छात्र जो हैं वो कोर्स को बीच में बदल सकेंगे। मतलब क्या है कि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को अब कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा जिसमें छात्र जो है कोर्स को बीच में ही बदल सकेंगे। यानी क्या होगा कि छात्रों की अभिरुचि को पंख फैलाने का पूरा दायरा दिया गया है। और इसके तहत उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर को वर्ष 2035 तक 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
जो अभी कितना है, 26% के आसपास है। तो ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर वर्ष कितने वर्ष या किस वर्ष तक 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, या 2035 तक कितने प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, या फिर दोनों में ही डैश डैश यहाँ पर लग जाएगा, मतलब कि किस वर्ष तक और कितना प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और साथ के साथ ये क्वेश्चन आपसे आपके रिटन एग्जाम्स जो होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, नई शिक्षा नीति जो है उसमें फीस की अधिकतम सीमा तय होगी। देखिए, कौन संस्थान किस कोर्स के लिए कितनी फीस रख सकता है, इसका भी मानक तैयार किया जाएगा। अभी क्या होता है कि जो संस्थान है वो अपने हिसाब से फीस रखते हैं, किसी की फीस कम है, किसी की फीस ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि एक मानक तैयार किया जाएगा, जिससे ये होगा कि एक अधिकतम सीमा जो होगी वो उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों के लिए तैयार की जाएगी, जिसके दायरे में निजी और सरकारी दोनों ही संस्थान आएंगे, और इसका दायरा इस तरह से बनाया जाएगा जिससे हर कोई पढ़ सके। स्कूली शिक्षा का बदलेगा स्वरूप। देखिए, 10+2 का जो ढांचा है उसे अब क्या है कि 4 स्टेज जो है, 4 स्तरीय ढांचों में बदला जाएगा। वो क्या होगा, 5+3+3+4। इसमें क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका बदलाव माना जा रहा है नई शिक्षा नीति को। और 5 साल के जो पहला चरण होगा उसमें 3 साल आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल, और 2 साल जो है वो पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। और इसके बाद जो है वो तीसरी से 5वीं कक्षा और छठी से 8वीं कक्षा, उसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा के कितने होंगे, 4 स्तर होंगे। मतलब टोटल जो है इसमें 4 स्तर होंगे। और तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती रहेंगी। देखिए, स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए राज्य स्तर पर स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी गठित की जाएगी। अब देखिए, नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभों का उल्लेख किया है। ये जो 5 स्तंभ जो हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उल्लेख किए गए हैं या उल्लेखित हुए हैं, तो वो क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। उसमें पूछ लिया जा सकता है कि भाई वो कौन से 5 स्तंभ हैं, या फिर 5 जो नई शिक्षा नीति के स्तंभ हैं जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। जिसमें सबसे पहला है एक्सेस, मतलब सब तक पहुंच। दूसरा है इक्विटी, मतलब भागीदारी। तीसरा है क्वालिटी, अर्थात गुणवत्ता। और चौथा है अफोर्डेबिलिटी, मतलब किफ़ायत। और पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो ये जो 5 स्तंभ हैं वो किसके द्वारा बताए गए हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी हमने पॉइंट कवर किए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को एक बार देखें या फिर बार बार देखें, लेकिन जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं वो सभी के सभी आप याद करते हुए आप रखिए, याद करके रखिए उनको। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने की वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। हमारा एक वीडियो बना था कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस में उस वीडियो में जो हमने शुरुआत हमने की थी कि कोविड-19 जो है उसका नाम कोविड-19 क्यों रखा गया था। और वो क्वेश्चन जो है वो यूपी-पीसीएस का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें एग्जैक्टली वैसे ही पूछा गया था कि कोविड-19 का नाम जो है वो कोविड-19 क्यों रखा गया है। और हमने उस वीडियो में डिटेल में बताया था आपको कि कोविड-19 का नाम क्यों रखा गया। तो इस तरह की जो भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए जाएं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हो और वो एग्ज़ाम में आएँ। और इसलिए आप इस वीडियो को, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसको एक बार फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से देखिए। जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं और उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद लेकिन यह है कि आप एक एक पॉइंट को याद करके रखिए, क्योंकि इस जो वीडियो है इससे आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये शिक्षा नीति। और शिक्षा नीति सिर्फ ये नहीं कि 2020 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पुरानी शिक्षा नीतियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी है। तो चलिए, आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा जो अगला वीडियो बनेगा वो बनने वाला है यूपीएससी पर, और उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे वो रहेगा कैट पर, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो हैं वो ट्रेंड में हैं। और साथ के साथ क्या है कि एग्ज़ाम में भी इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वो वीडियोस भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में आप, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं।
साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।